नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं से आरोह भाग 2 से रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई कहानी है नमक। आज हम इसे पढ़ रहे हैं और इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। बच्चों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली नई एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रजिया सज्जाद जहीर की लिखी हुई कहानी है नमक। इसका हम थोड़ा पाठ का सार पढ़ते हैं पहले। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित एक उत्कृष्ट कहानी है। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में उन्होंने अपने पराये देश कि कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का लाहौरी नमक साथ ले आने की फरमाइश करती हैं। सफिया का भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। सफिया के नमक को ले जाने पर वह गैर कानूनी बताता है, लेकिन सफिया वहाँ से नमक ले जाने की जिद करती है। वह नमक को फलों की टोकरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचना चाहती है। सफिया को विस्थापित सिख बीबी की याद आती है, जो अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती है और अब भी अपने हृदय में लाहौर की यादों को समाया हुआ है। सफिया भारत आने के बाद फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठती है और मन ही मन सोच रही है कि उसने किन्नू की टोकरी में नमक है। यह बात केवल वही जानती है, लेकिन वह मन ही मन कस्टम वालों से डरी हुई है। कस्टम अधिकारी सफिया को नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है और दिल्ली को अपना वक्त बताता है तथा सफिया को कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रेल में सवार होकर सफिया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची। वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त ने सफिया को कहा कि मेरा वतन ढाका है और उसने यह भी बताया कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तभी वे भारत आई हैं। उन्होंने भी सफिया को नमक साथ ले जाने के लिए अपने हाथ से सौंपा। इसे देखकर सफिया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका बताती है और कहना चाह रही है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं खींची जा चुकी हैं। मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपने मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगहों को मुकर्रर कर रहे हैं जो कि मजहबी आधार पर इन रेखाओं ने बांट कर रख दिया। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची रेखाएं उसके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। अर्थात चाहे निर्धारित तौर पर देशों द्वारा रेखाएं खींच दी गई हैं, बॉर्डर निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो अब भी प्रेम है वो एक दूसरे के लिए वैसे ही बना हुआ है। इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने को क्यों मना किया? क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान से सरहद पार हिंदुस्तान ले जाना इसे गैर कानूनी है और किसी न किसी तरीके से कस्टम अधिकारी उसे पकड़ लेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि परिवार की बेइज्जती भी ना हो और वो भी किसी जो सफिया है किसी मुसीबत में ना फंसे, इसलिए मना करते हैं। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? सफिया को सुबह ही पाकिस्तान से रवाना होना था। सारे सामान की उसने पैकिंग कर ली थी। केवल किन्नू की टोकरी और नमक की पुड़िया ही रह गई थी। वह सोच रही थी कि नमक की पुड़िया को कैसे लेके जाए, कि कस्टम वालों को अगर हाथ लग गया तो फिर क्या होगा। फिर वो ये सोचती कि अगर उनके हाथ लग गया तो मजबूरी में वो उसको छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसके वायदे का क्या हुआ जो माँ से किया था कि चाहे अपनी जान भी देनी पड़े लेकिन जो उससे वादा किया है वो पूरा करेगी। यदि इस पुड़िया को किन्नू की टोकरी में रख लिया तो किन्नू के ढेर में भला उसको क्या पता लग पाएगा। फिर वो चिंतित होने लगी। दूसरी क्षण सोचने लगी कि फलों की टोकरियों तो आते समय भी किसी ने नहीं देखा था। हिंदुस्तान से केले, पाकिस्तान से किन्नू, सब लोग ही लेके जा रहे हैं। बस इसी द्वंद्व में उसके मन में ये बार बार प्रश्न उत्तर चलते रहे। प्रश्न 3 है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे?
जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुका इसलिए खड़े थे। वो देश चाहे राजनीतिक बंटवारों में बंट चुका था, लेकिन अपनेपन का भाव आज भी था। कस्टम का अधिकारी ढाका यानी कि तब वो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश था। वह भी भारत से अलग देश था, भले ही वह यह नौकरी कर रहा है। प्रश्न 4 है, लाहौर अभी तक उनका वक्त है और दिल्ली मेरा वतन है। लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है। जैसे सामाजिक यथार्थ को कैसे संकेत किया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपनी मिट्टी, स्थान, जन्मभूमि जहाँ देश लेता है, यहाँ खेलकूद कर बड़ा होता है। वातावरण की बचपन की किलकारियाँ आजीवन ही उसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है और उसे इंसान कभी भी भूल नहीं पाता। पुलिसकर्मी चाहे वो अब यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन अब भी उसको पता है कि मेरा देश जो है वो ढाका है। और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमृतसर हमारे घर जैसा है, और कुछ लोग भारत में रहकर करके लाहौर हमारे घर जैसा है। यानी कि अभी भी यादें उनकी वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से लाहौर और दिल्ली के बारे में भी जिक्र किया गया है। प्रश्न 5 है, नमक को ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उनके चरित्र की विशेषताएं। वो प्रखर वक्ता है, हर बात का सोच समझ कर जवाब दे सकती है। अपने भाई के बार बार समझाने के बाद भी वो उससे बहस नहीं करना चाहती और वो उससे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वो प्रखर वक्ता है। अपनी बात को मनवाकर वो नमक को साथ लेकर ही आई। वो नीडर है, डरी नहीं। उसे पता है कि कस्टम अधिकारी उसे देख लेंगे, फिर वो ये सोचते कोई नहीं, जब देखेंगे तब क्या होगा। साहित्यकार है, उसके संवादों से पता चलता है श्रेष्ठ प्रतिभा है। जैसे कि कहे, अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। ये उसमें साहित्य के बारे में बताया कि किस तरीके से ईमानदार है। वो कहती कि अगर पकड़ी गई, कस्टम अधिकारी उसको पकड़ लेंगे तो वो ईमानदारी से परिचय देगी। और निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी लेकर आई हूँ, छिपा कर ले जाऊँगी, मैं तो दिखा के ही ले जाऊँगी। वो समझती है कि मैं ईमानदारी से भी इसका जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि वो प्रखर वक्ता पहले ही है। इंसानियत से भरपूर है वो, क्योंकि जब वो लोगों को मिल रही है, सभी के अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है। सरहदों का दुख सभी के अंदर है, और सरहदों ने लोगों को बांट कर रख दिया, और सभी अपने अपनी हुकूमत का, अपनी अपनी सरकारों का आदेश मान रहे हैं। तो वो सोचती है कि क्या सब कानून हुकूमत में ही होते हैं, कुछ मोहब्बत, मरोवत, आदमियत, इंसानियत नहीं होती। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है। वो भी तो भावनाओं को समझेंगे। दृढ़ निश्चय है जो उसने निश्चय किया था, और उस निश्चय के तहत ही वो नमक की पुड़िया को लेकर भी आती है, चाहे उसे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 6 है, सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बढ़ते। कहानी के माध्यम से ये सिद्ध भी किया गया है कि मानचित्र पर कागजी रूपों में कितनी भी रेखाओं को खींच दिया गया, लेकिन दिलों में वही प्यार लोगों में बना रहता है। जैसे सफ़िया को पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का कथन है कि मेरा वतन दिल्ली है और आप भी हमारी तरफ से ही मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होगी। जब सफ़िया पाकिस्तान से नमक लेकर लौट रही थी, कस्टम अधिकारी जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहिएगा, और खातून को यह नमक वक्त देते वक्त कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वक्त है और दिल्ली मेरा, और ये सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। तो इतने वर्षों विभाजन के बाद भी पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की जो जन्मभूमियाँ हैं, उनका प्यार अभी भी उनके दिलों में बना हुआ है, चाहे सरकारों ने, सरहदों ने और हुकूमतों ने हमें बांट कर रख दिया। प्रश्न 7 है, नमक कहानी के में भारत और पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुलवा कैसे। नमक कहानी के माध्यम से भारत और पाकिस्तान विभाजन के उपजे विस्थापन समस्या का चित्रण किया गया है कि यहाँ की जनता के ऊपर अनेक भेदभाव हुए हैं। आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद भी घुला हुआ है। भारत पाक जो जनता है वो आपस में जुड़ी हुई है। इनकी जन्मभूमि की स्वर्णिम यादें उनको सताती, उन्हें अब भी कोई बात याद आ जाती है, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। सफ़िया के द्वारा गैर कानूनी नमक लाने पर भी कस्टम अधिकारी उसे रोकते हैं तथा नमक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन आपसी मोहब्बत के कारण सफ़िया को स्वयं नमक ले जाने की अनुमति देते हैं। तो इसके पता लगता है कि आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद भी घुला हुआ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।